नमस्कार दर्शकों, ये कहानी है महाराणा प्रताप की, जिसने वीरता का ध्वज जब फहराया कांप उठा था पूरा मुगल सल्तनत। जो अपनी आन बान और शान के लिए कभी समझौता नहीं किया, विपरीत परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि महाराणा प्रताप की वीरता के आगे किसी की भी कहानी टिकती नहीं है। 7 फीट 5 इंच लंबाई, 110 किलो वजन, 80 किलो का भारी भरकम भाला और छाती पर 72 किलो वजनी कवच। दुश्मन भी जिनके युद्ध कौशल के कायल थे, जिन्होंने मुगल शासक अकबर का भी घमंड चूर कर दिया। 30 सालों तक लगातार कोशिश के बाद भी अकबर उन्हें बंदी नहीं बना सका। ऐसे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि। मुगल सिंहासन पर बैठने के बाद अकबर ने राजपूताना क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने की नीति अपनाई थी। कूटनीति और क्रूर बल के संयोजन का उपयोग करते हुए मेवाड़ को छोड़कर राजपूताना के कई राज्य मुगल आधिपत्य के आगे घुटने टेक दिए। मेवाड़ के राणा, जिन्हें राजपूत राज्यों के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता है, उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध लड़ा था, जिसकी परिणति 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी के रूप में हुई थी। इस घेराबंदी के परिणाम स्वरूप मुगलों को पूर्वी मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा था। जब महाराणा प्रताप अपने पिता के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे तो सम्राट अकबर ने महाराणा प्रताप को मुगलों का जागीरदार बनने के लिए मनाने हेतु कई राजनयिक मिशन भेजे। इन राजनयिक मिशनों के पीछे उद्देश्य चल रहे मुगल राजपूत युद्ध को समाप्त करना तथा मेवाड़ के शेष भाग तक पहुंच प्राप्त करना था, जो उस समय मुगल साम्राज्य का एक जीवंत आर्थिक केंद्र था। उसका संचार और आपूर्ति लाइनें सुरक्षित हो सके। महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे गए। इनमें से केवल राजा भगवंत दास ही महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में करने में सफल हो पाए। शुरुआत में महाराणा प्रताप ने सम्राट अकबर द्वारा भेंट की गई एक पोशाक पहनने और अपने छोटे बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में भेजने के लिए सहमति व्यक्त की थी। अकबर ने इसे अस्वीकार्य माना, क्योंकि वो चाहता था कि महाराणा प्रताप व्यक्तिगत रूप से आत्मसमर्पण करें। महाराणा प्रताप ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और राजा टोडरमल के नेतृत्व में एक अतिरिक्त राजनयिक मिशन भी कोई परिणाम नहीं दे सका। इस प्रकार कूटनीति विफल हो जाने के कारण युद्ध अपरिहार्य था और ये युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 18 जून 1576 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के मान सिंह प्रथम ने किया था। हालांकि मेवाड़ी लोक कथा परंपरा के अनुसार महाराणा प्रताप की सेना में 20,000 सैनिक थे, जिनका सामना 80,000 की मुगल सेना से हुआ था। लेकिन आधुनिक इतिहासकार मुगल सेना के लिए 5,000 से 10,000 का आंकड़ा देते हैं, जबकि मेवाड़ी सेना में 3,000 घुड़सवार और मेरपुर राज्य के भील जनजातियों के 400 तीरंदाज थे। पैदल सेना के आंकड़े अज्ञात हैं। दोनों पक्षों के पास युद्ध के हाथी थे, लेकिन राजपूतों के पास आग्नेयास्त्र नहीं थे। मुगलों के पास बंदूकें थी, भारी तोपखाना थी। राणा प्रताप की अनुमानित 800 शक्तिशाली सेना के कमान हकीम खान सुर ने अपने अफगानों डुडिया के भीम सिंह और रामदास राठौर के साथ संभाली थी। दाएं तरफ लगभग 500 शक्तिशाली सेना की नेतृत्व ग्वालियर के तत्कालीन राजा राम शाह तोम्बर और उनके 3 बेटों ने किया था, जिनके साथ मंत्री मामा शाह और उनके भाई ताराचंद भी थे। अनुमान है कि बाई ओर की सेना में 400 योद्धा थे, जिनमें बीदा झाला और झाला के अनेक वंशज शामिल थे। अपने घोड़े पर सवार प्रताप ने केंद्र में लगभग 1300 सैनिकों का नेतृत्व किया। भील धनुर्धारियों ने पीछे की ओर मोर्चा संभाला। मुगलों ने 85 सैनिकों की टुकड़ी को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किया, जिसका नेतृत्व बराह के सैयद हासिम कर रहा था। उसके पीछे अग्रिम मोर्चे पर जगनाल के नेतृत्व में कछवा राजपूतों और बख्शी अली आसफ के नेतृत्व में मध्य एशियाई मुगलों की टुकड़ी थी। माधो सिंह कछवा के नेतृत्व में एक बड़ी अग्रिम रिजर्व सेना आई। उसके बाद मान सिंह स्वयं केंद्र में थे। मुगल बाएं तरफ की कमान मुल्ला काजी खान के पास थी। यह था राजपूतों और मुगलों की सैन्य शक्ति। महाराणा प्रताप ने उदयपुर के पास गोकुंडा शहर में अपना ठिकाना बनाने का फैसला किया। गोकुंडा से लगभग 23 किलोमीटर अंतर में खगनूर गांव था, जो अरावली पर्वत की एक पहाड़ी से अलग था। इस पर्वतमाला को हल्दी घाटी कहा जाता था, क्योंकि इसकी चट्टानें कुचलने पर हल्दी जैसा पीला रंग देती थी। महाराणा प्रताप को उम्मीद थी कि
जब युद्ध शुरू होगा तो हल्दी घाटी का संकरा दर्रा उनके दुश्मनों की संख्या को कम करने में मदद करेगा। 18 जून 1576 को सूर्योदय के 3 घंटे बाद युद्ध शुरू हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने सभी सैनिकों को अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित करने के लिए सामने से हमला करने का आदेश दिया। उनकी घुड़सवार सेना का प्रारंभिक आक्रमण मुगलों के बाएं तरफ कहर बरपाने में सफल रहा, जिससे मुगलों को दाहिने तरफ की सापेक्ष सुरक्षा में मजबूर होना पड़ा। राजपूत सेनाओं के विनाशकारी हमले के बावजूद जल्द ही माधो सिंह की सेना के आने से मुगल सेना को मजबूती मिली। उनके आने के साथ ही मुगल सेना ने मेवाड़ी सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया और लड़ाई पारंपरिक लड़ाई में बदल गई। क्योंकि मेवाड़ी घुड़सवार सेना ने अपनी गति खो दी थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ी केंद्र में लड़ाई में शामिल थे और उन्होंने अपने कई शत्रुओं को वध किया था। हालांकि राजपूत और मुगल इतिहासकारों ने उनके और मान सिंह के बीच द्वंद्व युद्ध का उल्लेख किया है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने माधो सिंह के विरुद्ध द्वंद्व युद्ध लड़ा था। गतिरोध को तोड़ने के लिए महाराणा प्रताप ने अपने हाथियों को भेजा और मुगलों ने भी ऐसा ही किया। हालांकि शुरुआत में मेवाड़ी हाथी बढ़त हासिल कर चुके थे, लेकिन मुगल बंदूकधारियों और तीरंदाजों के हमले में महावतों की मौत या चोट लगने के कारण मेवाड़ी हाथी हार गए। युद्ध में हाथियों के नष्ट हो जाने से मुगलों के मेवाड़ की सेना पर 3 तरफ से दबाव बनाने का मौका मिल गया और युद्ध का रुख मेवाड़ की सेना के खिलाफ होने लगा। इससे महाराणा प्रताप के कई सेनापतियों की मृत्यु हो गई, जिससे मेवाड़ की सेना को अतिरिक्त झटका लगा। महाराणा प्रताप को जल्द ही मुगल सेना ने घेर लिया। यह देखकर बीदा झाला ने अपने सेनापति से शाही छत्र छीन लिया और खुद को राणा बताते हुए मुगलों पर हमला कर दिया। इस घटना और उनके लगभग 350 सैनिकों के वीर बलिदान ने महाराणा प्रताप को अपनी बची हुई आधी सेना के साथ सामरिक वापसी करने में सक्षम बनाया। राजपूत वीरता और पहाड़ियों के संकरी रास्ते में घात के डर था, इसीलिए मुगल सेना मेवाड़ी सेना के शेष हिस्से का पीछा नहीं कर सकती थी। इससे ये सुनिश्चित हो गया कि महाराणा प्रताप आने वाले वर्षों में मुगलों के खिलाफ अपना बहादुर प्रतिरोध जारी रखेंगे। जदुनाथ सरकार जैसे इतिहासकारों और बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल जैसे समकालीन लेखकों के अनुसार मेवाड़ी सेना की कुल संख्या का 46% या लगभग 1600 सैनिक हताहत हुए, जबकि 150 मुगल मारे गए। 350 अन्य घायल हुए, जबकि मेवाड़ सेना के 500 सैनिक मारे गए। महाराणा प्रताप के भागने में सफल होने के बाद युद्ध दोनों शक्तियों के बीच गतिरोध को तोड़ने में विफल रहा। इसके बाद अकबर ने राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान चलाया और जल्द ही गोकुंडा, उदयपुर और कुंभलगढ़ सभी उसके नियंत्रण में आ गए। राणा के सहयोगियों और अन्य राजपूत सरदारों पर मुगलों द्वारा दबाव डाला गया और वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग पड़ गया। 1579 के बाद मुगलों का ध्यान साम्राज्य के अन्य भागों पर चला गया, जिससे राणा प्रताप को अपने राज्य को पश्चिमी भागों में खोई हुई अधिकांश भूमि वापस पाने का मौका मिला। चित्तौड़ और पूर्वी मेवाड़ का बाकी हिस्सा मुगलों के नियंत्रण में रहा। पर राणा प्रताप ने परतंत्रता की बेड़ियों को शोर से नकार घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे काटी उम्र उस राजपूत ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।